बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 84 मुलाहिज़ा फरमाएं। अचानक जाजी की आवाज़ थम गई। वो खुद भी ठिठक कर रुक गया। उसके पीछे दराज, बिलावल और शानी भी रुक गए। वो अपने से सिर्फ 2-3 कदम के फासले पर बड़े ध्यान से किसी शय को देख रहा था। खाई से गुजरने वाली इस रास्ते पर थोड़ी बहुत धूल भी मौजूद थी। इस धूल में शानी को कुछ भी नजर नहीं आया, मगर जाजी के तासरात गवाह थे कि वो कुछ देख रहा है। उसने अपनी लाठी को बड़ी एहतियात से सूंघा, सांस रोककर उसे सुर से बुलंद किया और बड़ी फुर्ती और महारत से किसी शय पर दे मारा। ये देखकर शानी का मुंह खुला रह गया। एक तकरीबन 4 फुट लंबा सांप उछलकर एक तरफ जा गिरा और 2-4 बार ऐंठ कर ठंडा हो गया। जाजी की लगाई हुई ज़रब ने सांप का सर इस बुरी तरह कुचला था कि वो धड़ से तकरीबन अलहदा हो गया था। उसके जिस्म से बहने वाला खून मट्टी और रेत में जज़ब हो रहा था। सांप के गहरे भूरे जिस्म पर जर्द दायरे से नजर आ रहे थे। जाजी ने कहा, यह बहुत खतरनाक सांप है जी। इसे क्रेट कहा जाता है, लेकिन आम देहाती से संग चोर कहते हैं। लेकिन ये एकदम कहाँ से आ गया? बिलावल अहमद ने हैरत से कहा, आ नहीं गया जी, ये हमारे सामने ही तो था। मेरे एक कदम उठता तो पाँव इस पर पड़ जाता। असल में ये खुद को मट्टी धूल में इस तरह छुपाता है कि पता नहीं चलता। जाजी ने लाठी की मदद से सांप को उल्टा पलटा और बोला, ये मादा है जी। कई लोग कहते हैं कि ये ज्यादा जहरीली होती है। शानी एक तरफ सिमट कर खड़ी हो गई। बिलावल और दराज वगैरह सांप को बगौर देख रहे थे। अचानक शानी की निगाह मुखिया दराज के हकम में गई। खूदरू दरख्तों में एक परछाई सी नजर आई। किसी शख्स ने उल्टी कुल्हाड़ी से बिलावल के सर पर वार किया। एक सानिया पहले बिलावल को खतरे का एहसास हुआ और वो तेजी से एक तरफ सिमटा। कुल्हाड़ी उसके सर पर लगने की बजाय कंधे पर लगी और वो 2-4 कदम लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा। एक दूसरे शख्स ने दराज को अकब से अपने जच्चे में जकड़ना चाहा, लेकिन शायद उसने इस काम के लिए गलत बंदे का इंतखाब किया था। बेपनाह जिस्मानी ताकत वाले दराज ने एक चिंगाड़ के साथ खुद को घुमाया और अकब में मौजूद फर्द को एक दरख्त से दे मारा। दरख्त की चोट खाने के बावजूद नवार ने दराज को नहीं छोड़ा तो दराज पुश्त के बल पथरीली जमीन पर गिर गया। ये दूसरी चोट अकब में मौजूद हमलावर के लिए कारगर साबित हुई। उसकी गिरफ्त दराज पर से खत्म हो गई। दराज ने घूमकर उसे नीचे से लिया और बुरी तरह मारने लगा। हमलावरों की तादाद 4 थी। उन्होंने गहरी रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। तीसरे हमलावर ने राइफल सीधी की और बेदरीग दराज को निशाना बनाना चाहा। अगर वो गोली चला देता तो ये यकीनन दराज की पुश्त पर लगती। शानी ने बेताब होकर राइफल पर झपटा मारा और राइफल का रुख तब्दील हुआ और उसके साथ ही फायर भी हुआ। गोली पत्थर में लगी, लेकिन उसके साथ ही एक हमलावर भी अपनी टांग पकड़कर दोहरा हो गया। राइफल बरदार ने बिन्ना कर शानी पर चढ़ाई की। उसकी टांग शानी के कूले पर लगी और वो लटखड़ा कर संग्रेजों पर गिर गई। इससे पहले कि राइफल बरदार वहशियाना अंदाज में उस पर झपटता, दराज अपने मद्दे मुकाबिल से फारिग होकर राइफल बरदार के सामने आ गया। दराज के सर की इंतहाई खौफनाक टक्कर राइफल बरदार के सीने पर लगी। दोनों पत्थरों पर गिरे। दराज ने किसी माहिर पहलवान की तरह अपने हरीफ को नीचे लिया और उसकी राइफल को यूं जकड़ा कि वो बेकार होकर रह गई। दूसरी तरफ बिलावल भी अपने मद्दे मुकाबिल को संभाल चुका था। उसका मद्दे मुकाबिल एक झाड़ी की शाखों में फंस गया था। बिलावल ने उसे गर्दन से दबोचा हुआ था और उसकी नाफ में घुटने रसीद कर रहा था। एक हमलावर तो जख्मी टांग के सबब पथरीली जमीन पर लोट पोट था, मगर चौथी का कुछ पता नहीं चल रहा था। चंद सेकंड बाद शानी को अंदाजा हुआ कि वो नीचे तकरीबन 14-15 फुट गहरी खाई में गिर पड़ा है। शायद वो बेहोश हो गया था। एक तरह से ये लड़ाई दराज और बिलावल अहमद जीत चुके थे, मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो कतई तौर पर गैर मुतवक्के था। दौड़ते कदमों की आवाज़ें आईं और अचानक 8 के करीब अफराद राइफलों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ला मौके पर पहुंच गए। ये भी पहले हमलावरों के साथ ही दिखाई देते थे। उन्होंने आते ही हवाई फायर किए। शाम के झटपटे में शोले से लपके और हर तरफ सरासीमगी फैल गई। 2 अफराद ने अपनी खुद कार राइफलें मुखिया दराज के सर से लगा दी। 2 अट्टे कट्टे अफराद ने बिलावल को उसके मद्दे मुकाबिल के ऊपर से खींच लिया और हटाकर पीछे ले गए। जिस शख्स की मिडली जख्म हुई थी उसने दोनों हाथों से जख्म को दबा रखा था और वहीं पर पड़ा हुआ था। इस सारे हंगामे में जाजी अपनी लाठी समेत बेताल्लुक खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद अंदाजा हुआ कि नए आने वालों का रवैया शानी, दराज वगैरह के साथ दोस्ताना है। अब वो पहले अफराद को गुसीली नज़रों से देख रहे थे और उनसे सवालात कर रहे थे। उनकी दोनों राइफलें और एक कुल्हाड़ी भी नए आने वालों ने अपने कब्जे में ले ली थी। ये सब अफराद भी शलवारों कमीज़ों में थे। दाढ़ियाँ बड़ी हुई थी, चेहरों पर धूल। वो सब के सब आतिशी या तेज धार हथियारों से मुसल्ला थे। उनमें से एक दराज कद शख्स सरकर्दा लगता था। उसे ये लोग दिलावर कहकर मुखातिब कर रहे थे। दिलावर के इशारे पर 2 अफराद शानी, दराज, बिलावल को लेकर कुछ फासले पर एक पत्थर की ओट में चले गए।
चंद अफराद नीचे तारीकी में खाई में उतरे और जख्मी शख्स को ऊपर ले आए। वो बेहोश नजर आता था। टार्चों की रोशनी में उसके जख्म वगैरह देखे गए। कई अफराद आपस में तलख कलामी भी कर रहे थे। सूरत हाल उलझी हुई नजर आती थी। दराज ने शानी से पूछा, निकड़ी तुझे कहीं चोट शोट तो नहीं आई? नहीं, बस मामूली सी कमर पर लगी है, लेकिन बिलावल को काफ़ी ज़ोर से राइफल लगी है। बिलावल अहमद ने कंधा दबाते हुए कहा, नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। फिर वो शानी की तरफ देखकर बोला, अगर आप राइफल पर झपटा ना मारती तो सरदार को गोली लग जानी थी। मुखिया दराज ने सताइशी नज़रों से शानी को देखा। शायद वो कुछ कहता, लेकिन इससे पहले शानी बोल उठी, हम कहाँ फंस गए हैं दराज, ये क्या हो रहा है? मुझको लगता है कि हम फंस गए थे लेकिन अब निकल आए हैं। दराज बोला, क्या मतलब? अंदाजा हो रहा है कि ये जो दूजी पार्टी पहुंच गया रुस्तम और उसके साथियों की तरफ से है। और पहले कौन थे? बिलावल अहमद ने पूछा। होंगे कोई 28 घीर। इतना बड़ा इलाका है, कई तरह के चोर लफंगे यहाँ फिरते होंगे। बिलावल अहमद ने करीब खड़े राइफल बरदार को आवाज़ देकर पूछा, बरा जी ये क्या हो रहा है हमारे साथ? 2 मिनट जी, अभी सब कुछ पता चल जाता है। और वाकई 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो गया। ये जराइम पेशा अफराद की टोली थी, यानी 4 अफराद की टोली पुलिस से छुपती छुपाती वारदातें करती इस तरफ आ निकली थी। बाद में आने वाले अफराद का ताल्लुक इस वीराने के असल मालिकों यानी लाला और उसके गैंग से था। इन लोगों को बजरिया वायरलेस सेट इस समर की इतला थी कि अगले डेरे से कुछ लोग बड़े डेरे की तरफ आ रहे हैं और उनकी हैसियत रुस्तम सियाल के खास मेहमानों की है। पिछले आध घंटे से गैंग के बंदे शानी दराज वगैरह के आसपास मौजूद थे। आवारा गर्दों को पकड़कर उनकी मशकें कस दी गईं। खाई में गिरने वाला शख्स भी अब होश में आ चुका था। उसके सर कंधों पर गहरी चोटें आई थी। उसकी कमर से गोलियों की बेल्ट के अलावा एक थैला भी बंधा था। उस थैले में 5-6 शिकार शुदा परिंदे थे। टार्चों की रोशनी में देखने पर पता चला कि ये परिंदे हैं, इन्हें गलेल से मारा गया था। एक दूसरे शख्स के पास बहुत सी फिल्म एक्ट्रेसों की उरियां तस्वीरें थी। इसके अलावा एक वॉकमैन भी उससे बरामद हुआ। दिलावर नामी शख्स ने अपने 12 बंदों में से 6 को उन बंधे हुए अफराद के पास छोड़ा और खुद शानी के सामने आकर अजहद एहतराम से बोला, बीबी साहिबा हमारे लिए क्या हुक्म है? मैं समझी नहीं। शानी ने चेहरे पर चादर का नकाब दुरुस्त करते हुए पूछा, हमें लाला रुस्तम साहब ने इस तरफ भेजा है। उनको डर था कि कहीं आप रास्ता ना भूलें या फिर रास्ते में किसी तरह का मसला ना बने, जैसा कि अब बन भी गया था। खैर इनको तो हम संभाल ही चुके थे। बिलावल अहमद ने कहा, बिल्कुल जी, ये आपकी हिम्मत है, इसकी दाद देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि हम मौके पर पहुंचे और आपका साथ दिया। ओए साथ तुमने छटकना दिया? दराज मूंछों को ताव देकर बोला, साथ तो तुमने उनका दिया जिनको आपा के नीचे से निकाल कर उनकी जिंदड़ी बचाई। दिलावर कुछ भी ना कह सका। उसे चुप देखकर दराज ने एक फलक शगाफ कहका लगाया और दिलावर का कंधा थपथपा कर बोला, नहीं भाई नहीं, मैं मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल मौके पर पहुंचे हो। दिलावर मुस्कुराने लगा और उसके साथी भी। इन लोगों का अब क्या करना है? बिलावल अहमद ने राज़नों के बारे में पूछा। ये हम पर छोड़ दें जी, दिलावर अदब से बोला, ऐसे कई टटुओं से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। इनकी तबीयत अच्छी तरह साफ करने के बाद इनको छोड़ देंगे जेलम साइड पर। जिसको गोली लगी है उसका क्या होगा? शानी ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं जी, गोली मांस फाड़ कर निकल गई है, खून बंद कर दिया हमने, दिलावर ने कहा। शानी से बात करते हुए उसका लहजा बेहद मुअद्दब हो जाता था और बात सिर्फ दिलावर ही की नहीं थी। बाकी मुसल्ला अफराद भी गर्दनें झुकाए निगाहें जमीन में गाड़े खड़े थे। शायद वो शानी की सम देखना भी अदब के खिलाफ समझते थे। लाला और रुस्तम यहाँ से कितने फासले पर होंगे? शानी ने पूछा। अभी बहुत फासला है बीबी साहिबा, हमें टोपा नाम की जगह पर रात गुजारना होगी, सुबह सवेरे फिर चलना पड़ेगा। हमने तो बड़ा मुश्किल शॉर्टकट लगाया, इसलिए जल्दी पहुंचे हैं। दिलावर के साथ ही बांधे गए अफराद की जेबों की तलाशी ले रहे थे और हर काम की चीज़ निकाल कर अपनी जेबों में मुंतकिल कर रहे थे। दिलावर ने उन्हें कुछ ज़रूरी हिदायत दी और शानी वगैरह के साथ आगे रवाना हो गया। उन्होंने रात तकरीबन 10 बजे तक सफ़र किया। टार्चों की रोशनी में इन हैबतनाक गाड़ियों का सफ़र बेहद दुश्वार और सनसनीखेज था। दराज और जाजी शानी के साथ साथ चल रहे थे। बिलावल अकब में था। उसने अपना मजरूब कंधा मुसलसल एक हाथ से दबा रखा था। जब वो टोपा नामी जगह पर पहुंचे तो थकन से बेहाल थे। यहाँ 2 अफराद पहले से मौजूद थे। उन्होंने एक चटानी साइबान के नीचे आग जलाकर चाय बना रखी थी। चाय के साथ खाने के लिए जो शय मैसर थी वो भुने हुए चने और गुड़ था। शानी ने थोड़े से चने लिए और पानी पीकर एक तरी पर लेट गई। कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है। हशरातुल्लारद वसवसों और ख़तरों से भरी हुई इस तारीक वेराने में भी शानी को न जाने कब नींद आ गई। सोने से पहले बस उसे इतना एहसास हुआ था कि बिलावल अपनी उकाबी आंखों के साथ और दराज अपनी चौड़ी छाती के साथ उसके आसपास मौजूद हैं।
अगले रोज सुबह सवेरे उनका सफर फिर शुरू हो गया। घाटियां दुश्वार और रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे। दिलावर के सारे साथी शानी के सामने बेहद मुअद्दब थे। ऊंची आवाज में बोलते तक नहीं थे, जैसे वो सारे अदना गुलाम हो और एक जी बकार शहजादी उनके साथ सफर कर रही हो। पता नहीं कि किसने उन्हें इस कदर मुअद्दब रहने का कहा था, या फिर वो अपने तौर पर ही शानी को इतना प्रोटोकॉल दे रहे थे। इन नशीम फराज और भूल भुलैयों को देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता था कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां डाकुओं के ताकुब में यहाँ आने से क्यों कतरा रही हैं। रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब वो लोग एक खास मुकाम पर पहुंच कर रुक गए। दिलावर के साथियों ने पहले शानी और उसके साथियों के साथ मादरत की, फिर उनकी आंखों पर स्याह पट्टियां बांध दी। ताम शानी को इस पाबंदी से आज़ाद रखा गया। रास्ते में भी एक मुकाम पर पट्टियां बांध दी गई। उस वक्त भी शानी के साथ रियायत बरती गई। जिनकी आंखों पर पट्टियां बांधी गई उन्हें एक एक फर्द ने सहारा दे दिया। चंद पुरपीच राहों के सफर के बाद वो लोग खुली जगह पर आ गए। शानी का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। वो समझ गई कि बड़ा डेरा आने वाला है। अब कुछ ही देर बाद वो और रुस्तम 4 माह के तवील अरसे के बाद आमने सामने होंगे। वो कैसे उसकी निगाहों से निगाह मिलाएगी, कैसे उसका सामना करेगी। वो तो बेवफा है, वो तो उसे शदीद तरीन खतरात में तनहा छोड़ने वाली है। जब मोतम बस्ती में वो हर तरफ से खतरों में घिरा हुआ था, पुलिस उसे तर लुकमा बनाना चाह रही थी। वो एक तरफ हो गई थी। अब जब वो मजबूत था और पुलिस को तिगनी का नाच निचा रहा था, वो पुलिस ही की ख्वाहिश पर अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए उसके पास चली आई थी। वो क्यों कर रही है ऐसा? इसे क्या हक पहुंचता है ऐसा करने का? वो सोचती रही और इसके कदम लरजते रहे। रुस्तम अपने कमरे से बाहर एक हमवार चट्टान पर बैठा हुआ था। उसके लंबे मुलायम बाल जुनूनी हवा में होले ओले खिल रहे थे। उसके शफाफ दांतों में घास का एक तिनका था। वो गहरी सोच में था। 2 दिन पहले उसे सेट पर निज़ाम के जरिए इतला मिली थी कि शानी मोतम बस्ती के सरदार तराज आरफ कम्बुआ के करीबी साथी बिलावल के साथ जीप में सवार पोटुहारी इलाके में दाखिल हुई है। ये लोग किसी खास मिशन पर नजर आते हैं। बाद में कोई 12 घंटे बाद निज़ाम ने दूसरी मरतबा वायरलेस राब्ता कायम किया। इस बार निज़ाम ने पूरे यकीन के साथ बताया कि शानी बीबी और उसके 3 साथी अगले डेरे की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहाँ वो थोड़ी देर क़याम करेंगे। बाद अज़ां वो पुलिस की हिफाजत के बगैर बड़े डेरे की तरफ रवाना होंगे। रुस्तम के दिलो दिमाग में खलचल मच गई थी। बीबी क्यों कर रही थी ऐसा? वो क्यों इस तरह अपने आप को शदीद खतरों में डाल रही थी? कहीं से ये सब कुछ वो खबीस डिप्टी रियाज हिटलर तो नहीं करवा रहा था। अगर वो करवा रहा था तो उसका क्या मकसद हो सकता था? अनगिनत सवालात रुस्तम के दिमाग में उभर रहे थे। इसने फैसला किया था कि इसे बीबी जी से नहीं मिलना है, किसी सूरत नहीं। इसने उस वक्त दिलावर को हिदायत की थी कि वो अपने कुछ साथियों के हमरा अगले डेरे की समत निकल जाए। वो बीबी और उनके साथियों को आगे आने से रोक दे, उन पर वाजे कर दे कि रुस्तम डेरे पर मौजूद नहीं है और ना ही वो उनसे मिलना चाहता है। दिलावर हुक्म का मद्दा था। फौरन 10-12 बंदे लेकर रवाना हो गया था। उसके जाने के बाद रुस्तम तजब्जुब का शिकार रहा था। इसने लाला और असना से भी मशवरा किया, खुद अपने आप में भी बुरी तरह उलझता रहा। ये बात वाज़ेह थी कि बीबी चौधरी उशाम और उसके बेटे की रिहाई के लिए इसकी तरफ आ रही है। दिलावर वगैरह के रवाना होने के 1 घंटे बाद रुस्तम ने अपना इरादा तब्दील कर दिया। इसे यूँ लगा कि बीबी जी को अपनी तरफ आने से रोक कर वो उनकी तौहीन करने का मुर्तकिब होगा और ये उसे किसी तौर किसी हाल में गवारा नहीं था। वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसका इश्क ऐसा करने की इजाज़त ही नहीं दे सकता था। वो एक घोड़े पर सवार होकर दिलावर के पीछे गया और कोई 5 मील दूर उसे चा लिया। इसने दिलावर से पहली हिदायत वापस लेकर नई हिदायत दी और इन हिदायत के मुताबिक उसे शानी बीबी को एहतराम और हिफाजत के साथ डेरे तक लाना था। अब इन वाक़यात को 2 दिन गुजर चुके थे। रुस्तम और लाला के अंदाजे के मुताबिक ये काफिला अब किसी भी वक्त बड़े डेरे पर पहुंचने वाला था। रुस्तम के दिल की अजीब कैफियत थी, धड़कनें ज़ेरो ज़बर थी। वो बीबी का सामना कैसे करेगा? उनसे क्यों कर बात कर सकेगा? वो किस लहजे में उसे मुखातिब करेगी? इसका जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाज का था। किसी वक्त इसका दिल चाहता वो वाकई किसी तरफ निकल जाए, बीबी को अपनी सूरत ही ना दिखाए। किसी वक्त इसके दिल में आती कि वो इर्द गिर्द की सारी फूलदार झाड़ियों के फूल इकट्ठे करवाए और उन्हें बीबी की राहों में निछावर कर दे, लेकिन वो कुछ भी ना कर सका और पोठवार के पार से आने वाला काफिला डेरे पर पहुंच गया। मशालों की रोशनी में वो देख सकता था गहरी नीली चादर में लिपटी हुई बीबी उनमें मौजूद थी। उनका हसीन चेहरा नकाब में छुपा हुआ था, फ़कत आंखें और पेशानी का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखाई देता था। अब वो मजीद बैठा नहीं रह सका, उठ खड़ा हुआ। काफिले की आमद का शोर सुनकर नादिया भी कमरे से निकल आई। उसने अजीब सी नज़रों से रुस्तम को देखा। रुस्तम उसके अंदाज को नज़रअंदाज करता तेजी से डलवान पर उतरा और बीबी के रूबरू पहुंच गया। सलाम बीबी।
इसने हाथ माथे तक ले जाकर कहा। आंखों में नमी थी। बीबी के नकाब में ऊंटों के मुकाम पर जुम्बश पैदा हुई। वो इसके सलाम का जवाब दे रही थी। मुखिया दराज तेजी से आगे आया और बड़े जोश से रुस्तम के साथ मुआनका किया। देख रहा सियाल, आखिर आपा ने तुझको ढूंढ ही लिया। वो क्या कहते हैं, ढूंढने से तो रब भी मिल जाता है। बिलावल अहमद ने भी रुस्तम से मुआनका किया। उसके बाद लाला और हसना ने सबसे मिलने के बाद तकरीबन 15 मिनट बाद शानी, दराज, रुस्तम, लाला और बिलावल छज्जे के नीचे बड़े कमरे में आमने सामने बैठे देहाती चाय की चुस्कियां ले रहे थे। शानी का चेहरा बदसूर नकाब की ओट में था, फकत आंखें दिखाई देती थी। चाय के दौरान में तकरीबन खामोशी ही रही। कहीं पास ही से रखवाली के कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी। रुस्तम ने फकत एक बार ध्यान से शानी की तरफ देखा, उसके बाद नहीं देख सका था। ऐसा लगता था कि शानी के सामने एक तरह का रोबे हुसन इस पर खावी हो जाता था, जिसे में लर्जिश जबान में लड़खड़ाहट नमूदार हो जाती थी। चाय के बाद बिलावल और हसना बाहर चले गए। अब सिर्फ शानी, रुस्तम, दराज और लाला कमरे में थे। शानी ने गहरी सांस लेते हुए रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम, चौधरी उशाम और राजू यहाँ डेरे पर हैं? जी बीबी, वो मामूल की तरह बोला। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या ज़रूरत पड़ गई थी इसकी? शानी ने बेसाख्ता पूछा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर ठहरी हुई आवाज़ में बोला, बीबी जी, चौधरी ने मेरी तौहीन की थी, आपकी तौहीन की। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तौहीन का बदला लेने का ये कौन सा तरीका था? क्या तुम समझते हो कि इस तरह करने से जिल्लत और खून खराबे का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? तुम्हें क्या पता कि वहाँ हमारे देहात में क्या क़यामत मची हुई है। मुझे अफसोस है बीबी, लेकिन मेरे पास इसके सिवा रास्ता नहीं था। वो लोग जख्मी तो नहीं? शानी ने ज़रा तवक्कुफ से पूछा। रुस्तम ने नफ़ी में जवाब दिया। लाला ने भी सारी लाकर तायद की। शानी के बालों की एक लीट उसकी नीली ओढ़नी से निकलकर उसके कंधे पर झूलने लगी। रुस्तम की नज़रें बेइख्तियार उस लीट पर मरकूज हो गई। इसे एक भूली बसरी रात याद आ गई। शानी की आवाज़ ने इसे ख्यालों से चौंका दिया। क्या हम उन लोगों को देख सकते हैं? ये सवाल लाला से पूछा गया था। लाला ने सवालिया नज़रों से रुस्तम को देखा। रुस्तम ने कहा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आप सब काफ़ी थके हुए हैं। अगर चाहें तो सुबह। ओ नहीं भैया, दराज ने उठते हुए कहा, मैं अब भी 5-6 मील की दौड़ लगा सकता हूँ और हमारी निकड़ी भी कोई मलूकड़ी नहीं है। बड़ा जिगरा है इसके अंदर, देखो चाय पीकर एकदम फ्रेश हो गई है। रुस्तम और लाला उन दोनों को लेकर खूंदर यानी सुरंग नंबर 2 की तरफ आ गए। वो शाम उसके बेटे और नौकर को यहीं पर रखा गया था। रास्ते में कई अफराद ने झुककर ताज़ीम पेश की। ये ताज़ीम रुस्तम, लाला, मेहमानों के लिए थी। जल्दी वो चारों पांचों सुरंग के अंदर इस कोठरी नुमा मुकाम में मौजूद थे जहाँ चौधरी उशाम और राजू को रखा गया था। लालटेन की मदम रोशनी में ताऊ उशाम फर्श पर लेटा दिखाई दिया। वो सो रहा था। 9 उम्र राजू, जिसे हवेली में छोटे मालिक कहा जाता था, कोठरी की दीवार से टेक लगाए अपने पाँव के नाखून काट रहा था। रुस्तम को मालूम था कि बाप बेटे को देखकर शानी और दराज वगैरह को शदीद झटका लगेगा। वजह जाहिर थी, दोनों जनाना लिबास में थे। उनके हाथ तो नहीं बांधे गए थे, ताहम उनके सामने पानी रबड़ के 2-3 जूतों में रखा हुआ था। रोटी के टुकड़े भी पथरीले फर्श पर फेंक दिए गए थे। सालन उन टुकड़ों के ऊपर ही लेप कर दिया जाता था। रुस्तम ने देखा बीबी की आंखों में शदीद दुख के आसार नजर आए। ये क्या है रुस्तम? ये लोग जो कुछ करते थे बीबी जी, ये उसी का जवाब है, लेकिन ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माफ कीजिए बीबी, ये इसी लायक है, बल्कि इससे भी बदतर सलूक हो सकता है इनके साथ, लाला ने कहा। हमारे दिमागों के ऐसे ही फैसलों ने इस दुनिया को यहाँ रहने वालों पर तंग कर रखा है। इस रास्ते पर चला जाए तो फिर इसकी कोई इंतहा नहीं होती भाई साहब, शानी ने रवानी से कहा। इससे पहले कि लाला जवाब में कुछ कहता, रुस्तम ने उसका हाथ दबा दिया। यही समझ का इशारा था कि वो चुप रहे। बीबी की आंखों में जलाली रंग नजर आया, रंग वाली की छोटी चौधरानी का रंग। रुस्तम को लगा कि इस रंग ने बीबी की आंखों को और भी हसीन कर दिया है। बीबी ने रुस्तम की तरफ देखा और नफी में सारी लाते हुए कहा, नहीं रुस्तम, ये ठीक नहीं, फौरन ख़त्म कर दो इसे, प्लीज़ ख़त्म कर दो। उसके साथ ही उसने बेकरारी से अपने मरमरी हाथों को दाएं बाएं जुम्बश दी। वो जैसे सरतापा कांप गई थी। ठीक है बीबी, रुस्तम ने सर झुका लिया। वो सुरंग के एक नीम तारीख गोशे में खड़े थे। यहाँ से वो तो उशाम और लड़के को देख सकते थे, लेकिन उनकी नज़र शानी और दराज वगैरह पर नहीं पड़ सकती थी। दराज ने रुस्तम से पूछा, इन दोनों बदबख्तों के साथ एक मौला जम को भी तो काबू करके लाए थे तुम लोग, वो कहाँ है? वो दूसरी कोठी में है, रुस्तम की बजाय लाला फरीद ने जवाब दिया। हरामी दिन रात वावेला करता था, इन दोनों को भी नहीं सोने देता था। शानी फौरन ही पलट आई। रुस्तम को उसकी फ़कत आंखें नजर आती थी और ये आंखें बता रही थीं कि वो मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल खुश नहीं है। रुस्तम ने जो कुछ किया था वो इससे ज़्यादा करना चाहता था। उशाम और उसके कारिंदों ने इसके सामने बीबी की तौहीन की थी,
सैकड़ों लोगों के सामने इन्हें नंगी गालियां दी थी, इन्हें घसीटा था, लाठियां बरसाई थी। इस वक्त वो खुद जख्मों से चूर था, लेकिन बीबी को इस हालत में देखकर वो एक शदीद जुनूनी कैफियत का शिकार हुआ था। न जाने कहाँ से आई थी उसमें इतनी तवानाई कि वो नार पुरियों से भिड़ गया था। दिन गुजरते रहे थे, लेकिन वो कठोली बेले के मनाजिर को और बीबी की तौहीन को भूला नहीं था। इसके सीने में हमा वक्त एक आग रोशन रहती थी और आखिरकार वो बीबी की तौहीन और आफनदी की बोध की पादाश में ताऊ शाम और उसके बेटे को उठा लाया था। हबीबी कुछ और तरह की सोच लेकर यहाँ पहुँच गई थी। यकीनी बात थी कि वो शाम और उसके बेटे और नौकर की रिहाई की बात करेंगे। बीबी जो कहती थी वो रुस्तम के लिए हुक्म हो जाता था, और अभी उसे ये हुक्म मिला था कि शाम और उसके बेटे को बेहतर हालत में रखा जाए। अब वो ऐसा करने पर मजबूर था, लेकिन इससे पहले वो ताऊ और उसके बेटे को आखिरी बार जलील ज़रूर करना चाहता था, ख़ास तौर से ताऊ को। बीबी दराज और बिलावल अहमद छज्जे के आरामदा कमरों की तरफ चले गए। फरीद उनके साथ था। वो बीबी को अपनी बीबी बहनाज से मिलाने जा रहा था। अब बीबी को सुबह तक वहीं रहना था। रुस्तम अपने कमरे की तरफ गया। रुस्तम को देखकर नादिया ने जल्दी से चादर अपने सर पर दुरुस्त की। उसका तोबा चिकन जिस्म चादर के अंदर से भी कुछ न कुछ हलचल दिखा रहा था। रुस्तम ने उसे एक मोटी ओढ़नी लाकर दी, मगर नादिया उसे इस्तेमाल नहीं कर रही थी, और उसके पास माकूल वजह भी थी। इन पोठवारी टीलों का मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा था। नादिया ने इश्तियाक से पूछा, शानी बाजी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तुम उनके सामने नहीं आओगी, रुस्तम ने तहकम से कहा। मेरी ये मजाल कहाँ, वो अपने मखसूस लहजे में बोली। तुम अपने कमरे ही में रहो। ठीक है, लेकिन खाना, मेरा मतलब है तुम उनके साथ ही खाओगे ना? मुझे अभी भूख नहीं, रुस्तम ने रखाई से कहा और सुरंग की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद वो उस कोठरी में था जहाँ शाम और उसका बेटा बंद थे। रुस्तम के हाथ में शहतूत की तकरीबन 4 फुट लंबी, मजबूत और लचकीली छड़ी थी। इसकी आंखों में अजीब सी वहशत करवटें लेती थी। इसे देखकर नो उमर राजू जल्दी से उठकर बैठ गया। उशाम करवट के बल सोया हुआ था। रुस्तम ने अचानक उशाम की पुश्त पर छड़ी से ज़रब लगाई। शाही की तेज आवाज़ के साथ ही गोश्त और छड़ी के टकराने की आवाज़ आई। उशाम हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी शेव बड़ी हुई थी, आंखें सुर्ख थी। साटन की गुलाबी शलवार और सिल्क की फूलों वाली चुस्त कमीज के साथ वो बेहद दर्जा मुज़ीका खेज नजर आता था। रही सही कसर कलाइयों की चूड़ियों और नाक में झूलती हुई पीतल की नथ ने पूरी कर दी थी। उठने के साथ ही ताऊ शाम बुखलाकर खड़ा हुआ और उसने एक टांग पर खड़ा होने की कोशिश की। भारी जिस्म के सबब पहली कोशिश में नाकाम हुआ, लेकिन दूसरी कोशिश में खड़ा हो गया। उसके चेहरे और हाथों वगैरह पर गहरी चोटों के निशान थे। गालबन एक दिन पहले उसकी नाक से रिसने वाला खून उसकी घनी मूंछों के आसपास जमकर स्याह हो गया था।